तो इंग्लिश ग्रामर सीखनी है। चलिए फिर इसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी से शुरुआत करते हैं, यानी कि नाउन्स, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। हम इसे बिल्कुल जीरो से एकदम आसान हिंदी में समझेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। अच्छा, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नाउन आखिर है क्या, फिर इसके अलग अलग टाइप्स को समझेंगे, जैसे किसी व्यक्ति, जाति या समूह का नाम। फिर भावनाओं और चीजों की बात करेंगे और आखिर में गिनती के एक बहुत जरूरी नियम पर आएंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। यहां हम सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना रहे। तो सवाल बहुत सीधा है, ये नाउन होता क्या है? असल में देखा जाए तो पूरी इंग्लिश भाषा इसी एक चीज के चारों तरफ घूमती है। इसे समझ लिया तो मतलब सही शुरुआत हो गई। और इसका जवाब इससे आसान हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, नाउन एक नाम वाला शब्द है। हमारे आसपास जो कुछ भी है, कोई इंसान, कोई जगह, कोई चीज, यहां तक कि कोई सोच या आइडिया, उसका एक नाम होता है और बस वही नाम नाउन है। और देखिए, नाउन सिर्फ वो चीजें नहीं है जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, जैसे कि कुर्सी, टेबल या पेन। नाउन्स वो भी हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या जिनके बारे में सोच सकते हैं, जैसे ठंडक, ज्ञान, प्यार या फिर आजादी। अगर किसी चीज का नाम है तो वो एक नाउन है, सिंपल। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम नाउन्स के 3 सबसे जरूरी और आपस में जुड़े हुए प्रकारों को समझेंगे, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। अब ये स्लाइड देखिए, ये इन तीनों के बीच का रिश्ता बहुत ही अच्छे से दिखाती है। जैसे सचिन तेंदुलकर एक खास इंसान का नाम है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो एक प्लेयर हैं, तो ये हो गया कॉमन नाउन। और जब बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाते हैं तो क्या बनती है? एक टीम, और ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये हमेशा किसी खास यानी स्पेसिफिक व्यक्ति, जगह या चीज का नाम होता है। प्रिया, लंदन, सैमसन, ये सब खास नाम हैं और इसीलिए प्रॉपर नाउन हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। चलिए अब 2 ऐसे नाउन्स की बात करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक वो जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते, और दूसरे वो जिनसे बाकी चीजें बनती हैं। और यहां पर इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी हमारे एहसास, हमारी भावनाएं, जैसे प्यार, ईमानदारी, आजादी, जिनका कोई शरीर नहीं होता। और दूसरी तरफ हैं मटीरियल नाउन्स, यानी वो कच्चा माल जिनसे चीजें बनती हैं, जैसे सोना, लकड़ी, प्लास्टिक या पानी। इसे पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सोने की अंगूठी है, तो यहां अंगूठी जो है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन वो जिस चीज से बनी है यानी सोना, वो मटीरियल नाउन है। इसी तरह टेबल एक कॉमन नाउन है, पर लकड़ी एक मटीरियल नाउन है। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो सही इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और वो ये है कि किसी नाउन को गिना जा सकता है या नहीं। इसे पहचानने का एक बहुत आसान टेस्ट है, बस एक सवाल पूछना है। अगर किसी चीज के लिए पूछा जा सकता है कितने, और उसका प्लूरल यानी बहुवचन बन सकता है, जैसे एक स्टूडेंट, कई स्टूडेंट्स, तो वो काउंटेबल है। लेकिन अगर पूछना पड़े कितना, जैसे कितना पानी या कितनी जानकारी, तो वो अनकाउंटेबल है, उसका कोई प्लूरल नहीं होता। अच्छा, अब एक थोड़ा मजेदार सवाल, आसमान में जो तारे हैं वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल? क्या लगता है, जरा सोचिए। तो इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। जी हां, तारे टेक्निकली काउंटेबल हैं। हम कह सकते हैं 1 तारा, 2 तारे, लेकिन वो इतने ज्यादा हैं कि उन्हें काउंटलेस यानी अनगिनत कहा जाता है। काउंटलेस का मतलब है जिसे गिनना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। तो अब तक हमने नाउन्स के इतने सारे प्रकार देख लिए, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब को जानना आखिर जरूरी क्यों है? इससे असल में फर्क क्या पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि नाउन को समझना ही सही सेंटेंस बनाने की पहली सीढ़ी है। कोई भी वाक्य, चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, वो हमेशा किसी नाउन के बारे में ही होता है। नाउन ही वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, मतलब पूरी कहानी का हीरो नाउन ही है। तो अब जब हम नाउन्स को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, तो सोचिए इंग्लिश वाक्यों पर पूरी तरह से पकड़ बनाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? ये सवाल हमें आगे सीखने के रास्ते पर ले जाएगा।
नमस्ते। कभी सोचा है कि इंग्लिश नाउन्स के कुछ रूल्स इतने कंफ्यूजिंग क्यों लगते हैं? खैर, आज हम इन्हीं मुश्किल नियमों की गुत्थी सुलझाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। हाँ, नाउन, जेंडर, केस और ये अपॉस्ट्रोफी एस नाम तो हम सब ने सुने हैं, पर इनका सही इस्तेमाल, अरे वही तो असली कंफ्यूजन है ना? और यकीन मानिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ज्यादातर लोगों को यहीं पर दिक्कत होती है। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगले बस कुछ मिनटों में हम इन सारे रूल्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन जेंडर की। आपको पता है, अक्सर सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती यहीं से शुरू होती है कि सही जेंडर वाला शब्द कौन सा चुनें। अच्छा, ये रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब हम किसी प्रोफेशन या पेशे की बात करते हैं तो हम मैन और वुमन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वुमन सोल्जर सही है, फीमेल सोल्जर नहीं। दूसरी तरफ, जब हम किसी फिजिकल चीज या उसकी बनावट की बात करते हैं तो हम मेल और फीमेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेल शूज, तो सीधा सा हिसाब है, पेशा तो मैन वुमन, कोई चीज तो मेल फीमेल, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नाउन केसेस को। अब ये केसेस क्या हैं? अरे इनका काम बड़ा सिंपल है। ये बस हमें ये बताते हैं कि कोई नाउन एक सेंटेंस में क्या रोल निभा रहा है। इंग्लिश में मेनली 4 केस होते हैं। पहला, नॉमिनेटिव, मतलब जब नाउन हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव, जब नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है। तीसरा, वोकेटिव, जब हम किसी को बुला रहे होते हैं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, पोजेसिव, जो किसी चीज पर ओनरशिप या हक दिखाता है। हाँ, तो इन चारों में से जो पोजेसिव केस है ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर गलतियां यहीं पर होती हैं। तो चलिए अपना पूरा फोकस इसी पर डालते हैं। और जब भी हम पोजेसिव केस की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है एपोस्ट्रोफी एस को समझना। तो आइए इसके जो भी जरूरी रूल्स हैं उन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। ओके, तो पहला और सबसे बेसिक रूल ये है कि अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीजों के साथ नहीं होता। जैसे द टेबल्स लेग कहना ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इंग्लिश में एक्सेप्शंस की कोई कमी नहीं है, और यहां पर भी कुछ बड़े मजेदार एक्सेप्शंस हैं, खासकर जब बात यूनिक या पर्सोनिफाइड चीजों की हो। तो कहां कहां हम इसे यूज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। जब कोई चीज यूनिक हो, जैसे द अर्थ्स ग्रेविटी, प्रॉपर नाउन्स के साथ जैसे दिल्लीज क्लाइमेट, पर्सोनिफिकेशन में जैसे नेचर्स लॉ, टाइम या वैल्यू बताने वाले फ्रेजेस में जैसे अ वीक्स टाइम, और हाँ, कुछ मुहावरों में भी जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो। इन सब में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल सही है। अब आता है एक गोल्डन रूल, इसे हमेशा याद रखिएगा। वो ये है कि कभी भी 2 अपॉस्ट्रोफी एस एक साथ मतलब बैक टू बैक इस्तेमाल नहीं करने हैं, नेवर। जैसे रैम्स अंकल्स फ्रेंड, ये सुनने में भी अजीब लगता है और ये गलत भी है। तो इसे ठीक कैसे करें? बहुत आसान है। हम एक अपॉस्ट्रोफी एस को ऑफ से रिप्लेस कर देते हैं। तो सही तरीका होगा द फ्रेंड ऑफ रैम्स अंकल। देखा कितना सिंपल हो गया। अच्छा, अब आते हैं एक और ट्रिकी एरिया पर, प्लूरल नाउन्स, खासतौर पर वो शब्द जो पहले से ही एस पर खत्म होते हैं। यहां अपॉस्ट्रोफे लगाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। रूल ये है कि जिन शब्दों के आखिर में एस की एक हिसिंग साउंड, मतलब एक सस जैसी आवाज आती है, जैसे डिकन्स, तो हम उसके बाद अपॉस्ट्रोफी तो लगाते हैं पर दोबारा एस नहीं लगाते। बस एक अपॉस्ट्रोफी का निशान काफी है। इसीलिए डिकन्स नॉवेल्स सही है, डिकन्स एस नॉवेल्स नहीं। यहां पर डिफरेंस को ध्यान से समझिएगा। अगर एक लड़के की किताब है तो हम कहेंगे द बॉयज बुक, अपॉस्ट्रोफी एस से पहले आया। लेकिन अगर बहुत सारे लड़कों की किताबें हैं तो पहले हम बॉय को प्लूरल बनाएंगे, यानी बॉयज। अब क्योंकि ये एस पर खत्म हो रहा है तो हम बस आखिर में एक अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, द बॉयज बुक्स। बस इतना सा फर्क है। चलिए अब आते हैं कंपाउंड नाउन्स पर। ये वो शब्द होते हैं जो कई छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे मदर इन लॉ। और यहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनके प्लूरल बनाने का और पॉजेसिव बनाने का रूल दोनों अलग अलग हैं। देखिए, अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो एस हमेशा मेन शब्द के साथ लगेगा, जैसे मदर्स इन लॉ। लेकिन अगर आपको पोजेशन दिखाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा हमेशा आखिरी शब्द के साथ लगेगा, जैसे मदर इन लॉज बिहेवियर। ये छोटा सा डिफरेंस है पर बहुत बहुत जरूरी है।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी नियम पर। क्या आपको पता है कि अपॉस्ट्रोफी एस ये भी बता सकता है कि किसी चीज की ओनरशिप शेयर्ड है या फिर अलग अलग? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर राम और सीता का एक ही घर है, मतलब जॉइंट ओनरशिप है, तो हम कहेंगे राम एंड सीताज हाउस। इसमें एपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ आखिरी नाम के साथ लगेगा। लेकिन अगर दोनों के अपने अपने अलग अलग घर हैं, तो हम कहेंगे राम्स एंड सीताज हाउसेस। यहां एपॉस्ट्रोफी एस दोनों नामों के साथ लगेगा। देखा आपने, बस एक छोटे से एपॉस्ट्रोफी की जगह बदलने से पूरा मतलब ही बदल जाता है। तो देखा आपने, ये रूल्स भले ही छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर हमें अपनी इंग्लिश को प्रिसाइज और क्लियर बनाना है, तो एपॉस्ट्रोफी को मास्टर करना तो बनता है। तो अगली बार जब भी आप कुछ लिखें, तो 1 सेकंड के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा, क्या एक छोटा सा अपॉस्ट्रोफी सच में पूरे सेंटेंस की कहानी बदल सकता है? अब इसका जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं। नमस्कार। पता है, इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना, जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं मुश्किल नाउन्स को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा स्क्रीन पर ये सेंटेंस देखिए, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। क्या लगता है, ये सही है या गलत? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि इसका जवाब आज के डिस्कशन में ही छुपा है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक ही नाउन के 2 अलग अलग रोल हो सकते हैं। फिर कंपाउंड नाउन्स की पहेली को सुलझाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसे शब्दों को जानेंगे जिनके सीक्रेट मीनिंग्स होते हैं। फिर आएगा रेपिटेशन का एक जरूरी नियम। और हाँ, आखिर में एक फाइनल ग्रामर चैलेंज के लिए तैयार रहिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 1 नाउन 2 रोल्स। अब देखिए, यहाँ सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है, यानी कि बात किस संदर्भ में कही जा रही है। अच्छा, पुलिस शब्द को ही ले लीजिए, बड़ा ही दिलचस्प केस है इसका। जब हम पुलिस को एक पूरे डिपार्टमेंट, एक संस्था की तरह देखते हैं, तो इसे सिंगुलर माना जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पुलिस के जवानों की, यानी अलग अलग ऑफिसर्स की, तो यही शब्द प्लूरल बन जाता है। तो याद है वो पहला सवाल, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पुलिस का मतलब है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, जो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। लेकिन अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, द पुलिस आर पेट्रोलिंग द सिटी। यहाँ पर मामला अलग है। यहाँ बात हो रही है अलग अलग पुलिस वालों की, जो शहर में गश्त कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल हुआ है। देखा कॉन्टेक्स्ट का कमाल? और बिल्कुल यही लॉजिक टीम जैसे शब्दों पर भी लगता है। जब पूरी टीम एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम करती है, तो हम उसे सिंगुलर मानते हैं। जैसे द टीम हैज रीच्ड द फाइनल, मतलब पूरी टीम एक साथ फाइनल में पहुंची है। लेकिन अगर टीम के सदस्य अलग अलग कुछ कर रहे हों, तब हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर, द टीम आर ट्राइंग ऑन देयर न्यू यूनिफॉर्म्स। यहाँ ऐसा क्यों? क्योंकि हर प्लेयर अपनी अपनी यूनिफॉर्म ट्राई कर रहा है ना? सबका एक्शन इंडिविजुअल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी पहेली को सुलझाते हैं, द कंपाउंड नाउन पजल। अब ये कंपाउंड नाउन्स होते क्या हैं? बहुत सिंपल, ये वो शब्द हैं जो एक से ज्यादा शब्दों को जोड़कर बनते हैं। और इनको प्लूरल बनाने का नियम तो और भी आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, कंपाउंड नाउन को देखिए, जैसे कमांडर इन चीफ। दूसरा, इसमें सबसे जरूरी यानी मेन वर्ड कौन सा है वो पहचानिए, यहाँ पर है कमांडर। और बस तीसरा स्टेप, एस को सिर्फ उसी मेन वर्ड के आगे लगा दीजिए। तो याद रखने वाली बात यह है कि एस हमेशा मेन वर्ड के साथ लगता है। तो सही प्लूरल फॉर्म्स क्या होंगे? कमांडर्स इन चीफ, ब्रदर्स इन लॉ, पासर्स बाय और स्पूनफुल्स। इसी तरह गर्ल स्टूडेंट में मेन वर्ड क्या है? स्टूडेंट, है ना? तो इसका प्लूरल होगा गर्ल स्टूडेंट्स। लेकिन रुकिए, मैन या वुमन वाले कंपाउंड नाउन्स में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ एक स्पेशल रूल है। अगर बात किसी प्रोफेशन की हो रही है, जैसे टीचर या सोल्जर, तो हम दोनों शब्दों को प्लूरल बनाते हैं, जैसे मेन सोल्जर्स, वुमेन टीचर्स। पर अगर वो कोई प्रोफेशन नहीं है, जैसे हेटर या लवर, तो हम सिर्फ दूसरे शब्द में एस लगाते हैं, जैसे मैन हेटर्स, वुमेन लवर्स। चलिए अब कुछ बहुत ही मजेदार और सरप्राइजिंग सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक एस लगा देने से
उनका मतलब ही पूरी तरह से बदल जाता है। जरा इस टेबल को देखिए, कितना फैसिनेटिंग है। वुड मतलब लकड़ी, लेकिन वुड्स मतलब जंगल। आयरन मतलब लोहा, पर आयरन्स का मतलब हो जाता है जंजीरें या बेड़ियां। और वर्क यानी काम, लेकिन वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी या आर्टिस्टिक क्रिएशंस, मतलब किसी की रचनाएं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। स्पेक्टिकल मतलब कोई शानदार नजारा, लेकिन स्पेक्टिकल्स मतलब आंखों का चश्मा। पीपल का मतलब होता है लोग, पर पीपल्स का मतलब हो जाता है अलग अलग राष्ट्र या समुदाय। और अल्फाबेट तो हम सब जानते हैं, ए से जेड तक, लेकिन अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं भी हो सकता है ना? कमाल की बात। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही कॉमन मिस्टेक पे। ये है नाउन्स और प्रेपोजिशन से जुड़ा एक नियम बहुत सीधा है। जब भी कोई एक ही नाउन किसी प्रेपोजिशन के आसपास रिपीट होता है, मतलब प्रेपोजिशन से पहले भी वही नाउन और बाद में भी वही, तो वो नाउन हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, सिंगुलर ही रहता है। जैसे हम कहते हैं ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, कभी भी डोर्स टू डोर्स नहीं कहेंगे। या फिर शी रेड पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस कहना गलत होगा, है ना? एकदम आसान सा नियम, बस याद रखने की जरूरत है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार है अपने फाइनल ग्रामर चैलेंज के लिए? तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लें, हमने क्या सीखा। टीम या पुलिस जैसे शब्द कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। कंपाउंड नाउन्स में हम मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। कभी कभी एक एस लगाने से शब्द का मतलब ही बदल जाता है। और आखिर में प्रेपोजिशन के दोनों तरफ जब एक ही नाउन आए तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है। और अब ये रहा आपका फाइनल चैलेंज। स्क्रीन पर दिए गए इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। The men soldiers went pages after pages through the wood, looking for the criminals' whereabouts. अब आराम से सोचिए और इसमें गलतियां ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं हिंट देती हूँ, इसमें आज सीखे गए कई नियम एक साथ टेस्ट हो रहे हैं। नमस्ते। इंग्लिश ग्रामर में ना कुछ रूल्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना? खासकर जब बात आती है नाउन्स और नंबर्स की। तो आज चलिए इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सोचिए, एक ही शब्द है, दो अलग अलग सेंटेंस में यूज हो रहा है और दोनों ही सही हैं। पर भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसमें ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर, पहला सेंटेंस है ही बॉट 2 डजन मैंगोज और दूसरा ही बॉट डजन्स ऑफ मैंगोज। अब देखिए दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, तो सवाल वही है, ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने का सीक्रेट छिपा है एक बहुत ही सिंपल से रूल में। हमें बस ये देखना है कि कोई भी वर्ड सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, मतलब उसकी जॉब क्या है। क्या वो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है या वो खुद एक चीज है? तो पहली जॉब है एडजेक्टिव की। देखिए, एडजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताता है, उसकी खासियत बताता है। और यहां आता है गोल्डन रूल। याद रखिएगा, इंग्लिश में एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, मतलब उसके आगे कभी भी एस नहीं लगता, नेवर। और दूसरी जॉब है नाउन की। नाउन यानी किसी भी इंसान, जगह या चीज का नाम। अब ये एडजेक्टिव से बिल्कुल उल्टा है। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, जिसमें हम अक्सर एस जोड़ देते हैं। चलिए इस रूल को एक और बड़े कॉमन से एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा यहां देखिए, जब हम कहते हैं अ 6 ईयर ओल्ड गर्ल तो ईयर में एस नहीं है, पर जब हम कहते हैं शी इज 6 years old तो ईयर्स में एस लग जाता है। ऐसा क्यों भाई? वही जॉब वाला रूल है। पहले सेंटेंस में 6 year old, ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है ना, ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या काम कर रहा है? ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का प्लूरल तो होता नहीं, इसलिए ईयर सिंगुलर ही रहेगा। और बस यही सेम लॉजिक हमारे पहले वाले सवाल पर भी लागू होता है। 2000 पीपल में 1000 शब्द पीपल का नंबर बता रहा है, मतलब ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन जब हम कहते हैं thousands ऑफ पीपल तो यहां thousands खुद एक नाउन बन गया है, जिसका मतलब है हजारों लोग, इसलिए यहां एस लग सकता है। अच्छा, तो ये रूल तो समझ आ गया। चलिए अब कुछ और स्पेशल टाइप के नाउन्स को देखते हैं। ये वो नाउन्स हैं जो हमेशा, मतलब हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, भले ही हमें लगे कि वो एक से ज्यादा हैं। इनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स।
ये कुछ बहुत ही कॉमन अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो स्क्रीन पर हैं। इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, सीनरी। दिमाग में बिठा लीजिए, ये वर्ड्स हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। इनके साथ कभी भी भूल कर भी एस मत लगाइएगा। ये वाला रूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो फेवरेट है। तो फिर एक सवाल आता है दिमाग में कि अगर हम इन्हें गिन ही नहीं सकते तो फिर इनकी क्वांटिटी कैसे बताएं? इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। हम इन वर्ड्स से पहले कुछ खास काउंटिंग फ्रेजेस लगा देते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन के लिए हम कह सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगा, प्लूरल बना है पीस का, यानी पीसेस हो गया है। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक है फर्नीचर्स बोलना। प्लीज याद रखिए, ये बिल्कुल गलत है। चाहे आप एक कुर्सी की बात करें या पूरे घर के सामान की, वर्ड हमेशा फर्नीचर ही रहेगा। फर्नीचर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं उन नाउन्स पर जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, मतलब वो नाउन्स जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं और अपने साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही लेते हैं। इसमें ज्यादातर वो चीजें आती हैं जो पेयर्स में होती हैं, मतलब जोड़ों में, जैसे ट्राउजर्स, सिजर्स, स्पेक्टिकल्स। क्योंकि इनके 2 हिस्से होते हैं ना, इसलिए ये हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं। इसी तरह कुछ ग्रुप नाउन्स जैसे कैटल या पुलिस, ये भी हमेशा प्लूरल ही होते हैं। और इनके साथ रूल क्या है? इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगी। जैसे आप कहेंगे वेयर आर माई ट्राउजर्स, ये नहीं कहेंगे कि वेयर इज माई ट्राउजर्स, वो गलत हो जाएगा। तो फिर से वही सवाल कि अगर हमें सिर्फ एक की बात करनी हो तो क्या करें? जैसे एक कैंची की बात करनी है तो? इसका सोल्यूशन भी एक स्पेशल फ्रेज में है, अ पेयर ऑफ। जब हम कहते हैं अ पेयर ऑफ सिजर्स, तो सेंटेंस का जो असली सब्जेक्ट है ना, वो सिजर्स नहीं रहता, वो पेयर बन जाता है। और पेयर तो सिंगुलर है, इसीलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब वॉज या इज यूज करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी रूल्स देखे, उनका निचोड़ क्या है? इन सारे रूल्स की चाबी बस एक ही आइडिया में छिपी हुई है। और सबसे जरूरी बात यह है, सीक्रेट वर्ड में नहीं है, बल्कि सेंटेंस में, उसके काम में है। हमेशा अपने आप से पूछिए, ये वर्ड यहां क्या जॉब कर रहा है? क्या ये एडजेक्टिव है या नाउन? जैसे ही जवाब मिलेगा, सारा कंफ्यूजन खत्म। तो चलिए, अब टेस्ट की बारी है। इन रूल्स को ध्यान में रखकर क्या आप स्क्रीन पर दिए गए इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं? जरा सोचिए और अपना करेक्ट आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।